पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि ऑर्डरलेस है, ठीक है, ऑर्डरलेस है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑल्सो इट इज ऑल्सो कलरलेस गैस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी तो यही दोनों हो गया कि इट इज एन ऑर्डरलेस गैस एंड इट इज अ कलरलेस गैस, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि N2O गैस, ठीक है, रिएक्ट्स विथ, पानी से रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड, टू फॉर्म अ कंपाउंड, टू फॉर्म अ कंपाउंड। उस कंपाउंड का नाम जो है, उस कंपाउंड का नाम है हाइपोनाइट्रस, हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। उस कंपाउंड का जो नाम है दैट इज हाइपोनाइट्रस एसिड। फॉर्मूला याद रखिएगा H2N2O2, ठीक है, यानी कि N2O, ठीक है, N2O जो है, N2O जो है ये अगर वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा दैट इज H2N2O2। इसी को हम लोग बोल रहे हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है होगा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2N2O2, ठीक है। क्लियर है भैया सबको? ये रिएक्शन याद रखना कि जब भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो एक रिएक्शन होगा जिसमें एक एसिड बनेगा जिसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड, जिसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड। चौथा प्रॉपर्टी इसका यही है कि इट इज, जब हम इसको इनहेल करेंगे तो इनहेल करने के बाद, ठीक है, आदमी हंसना शुरू करेगा, तो इट इज लाफिंग गैस इसको बोलते हैं। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एग्जाम में एक बहुत पूछता है कि आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ है, ठीक है, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल विथ अ गैस CO2, ठीक है, इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ अ गैस दैट इज CO2 एंड ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, यानी जितना N2O में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उतना CO2 में भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो एंड ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है सिंपल है, इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी तुम लोग बना सकते हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड बनेगा, ये इधर जाएगा, तो N ट्रिपल बॉन्ड N एंड दैट इज O-, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों में अगर तुमसे पूछा जाए, कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बोलोगे? मान लो कि दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो मान लो ये देके पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो आप लोग क्या बोलिएगा? दूसरा N ट्रिपल बॉन्ड। तो 100% यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज नॉट मतलब वेरी लेस स्टेबल, रिलेटिवली लेस स्टेबल, ठीक है, रिलेटिवली लेस स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी NO का, दैट इज सिंगल बॉन्ड NO का, इट इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ, क्या नाम है, आप बोल सकते हैं कि NN का बॉन्ड एनर्जी से NO का बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि N2O प्लस O2 का, ठीक है, जो मिक्सचर होता है, N2O O2 का मिक्सचर जो होता है, N2O और O2 का मिक्सचर जो होता है इज यूज्ड फॉर एनेस्थेसिया, ठीक है, इज यूज्ड फॉर, ठीक है, इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है आपको N2O की याद रखेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी? बहुत सिंपल है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, वाटर के साथ हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है, देन आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आइसो स्ट्रक्चरल है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने देख लिया, और N2 और O2 का जो मिक्सचर होता है इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो है N2O के बारे में आपको याद रखनी है अपार्ट फ्रॉम दी प्रॉपर्टी। फटाफट नोट कर लो। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिखना कि N2O गैस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, ठीक है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर से पास कराने पे ना तो रेड से ब्लू करता है, ना ही तुम्हारा ब्लू से रेड करता है, ठीक है।
तो N2O गैस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, ये भी एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट गैस जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट गैस जो होगा दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NO, ठीक है। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप ऑलरेडी देख चुके हो, जहां पे आप N2 और O2 लेते थे और इलेक्ट्रिक स्पार्क यहां से दे देते थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क देने पे यहाँ पे तुमको क्या मिल जाता था, NO गैस मिल जाता था। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है NH3 गैस, ठीक है, का O2 गैस के साथ रिएक्शन, और यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ले लो, मान लो हम लोग प्लैटिनम कैटलिस्ट ले लेते हैं, एंड 750 to 900 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग की जाती है, और प्रेशर मान लो 7 to 8 ATM प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही दो मेथड, ज्यादा मेथड नहीं बताएंगे। एक तो N2O2 इलेक्ट्रिक स्पार्क NO गैस, NH3 प्लस O2 NO प्लस H2O, ठीक है, एमोनिया का O2 के साथ रिएक्शन। बट रिएक्शन कंडीशन आप देख सकते हैं कि बहुत हार्श रिएक्शन कंडीशन है, ये बहुत आसान रिएक्शन कंडीशन नहीं है। 750 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 7 से 8 ATM हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई प्रेशर। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अमोनिया को, अगर आपको अमोनिया से NO बनाना है तो क्या रिएक्शन कंडीशन चाहिए, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी चाहिए और हाई प्रेशर भी चाहिए, दोनों चीज, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ज्यादा नहीं। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे, तो प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि ये भी न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल गैस, ठीक है, टुवर्ड्स लिटमस पेपर, ठीक है, टुवर्ड्स लिटमस पेपर। सेकेंड जो है, ये भी गैस जो है आपका, ये भी गैस जो है आपका, इट इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस, ये भी जो गैस है दैट इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो NO का अगर हम लोग हीटिंग करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो इन दैट केस एक ब्राउन कलर्ड का गैस आपको मिलेगा, ब्राउन कलर्ड गैस विल बी इवॉल्व्ड, ठीक है, विल बी इवॉल्व्ड। इस गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, NO2 गैस, ठीक है, NO2 गैस इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, ठीक है, जो कि इवॉल्व होगा जब NO को हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद इस NO गैस का एक बहुत ही कह लो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होता है वो होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। इस NO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग यार ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये ब्राउन रिंग टेस्ट से पहले ये सारा चीज लिख लो, क्या होता है ब्राउन रिंग टेस्ट में। वैसे तो ये बहुत डिटेल वाला टेस्ट है, हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में तुमको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि ब्राउन रिंग टेस्ट में होता क्या है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये स्कूल में भी कराया जाता है क्लास 11th में, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, FeSO4 is heated with NO गैस, ठीक है, या हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ NO गैस। तो होता क्या है कि जब NO को हम लोग FeH2O होल 5 नहीं होल 6, ठीक है, देन SO4, यही हो गया तुम्हारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है टेस्ट ट्यूब में। और इस ब्राउन रिंग का कॉम्पोजिशन बहुत पूछता है, अब नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ब्राउन रिंग का कॉम्पोजिशन अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा नहीं, क्योंकि अब इसका बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, हर कुछ पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग, तो FeH2O5NO SO4। अब इस ब्राउन रिंग के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लोगों को लगता है कि ये +2 होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये +1 होता है, ठीक है, एक्चुअली में ये क्या होता है, +1 होता है। तो होता क्या है कि NO जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, NO+ बना लेता है, और यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में था,
तो यहाँ पे आयरन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी +1 में है और NO भी +1 में है, ठीक है। NO पे भी चार्ज जो है दैट इज +1। तो ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता था पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये कितना होगा, तो दैट इज +1, ठीक है, इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज +1। और दूसरी बात है कि ब्राउन रिंग टेस्ट जो है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए है, तो इट इज this test is it is for the identification for the identification it is for the identification of, आप कह सकते हैं कि NO2 गैस, ठीक है। यहाँ पे तो NO गैस भी आइडेंटिफाई हो गया है, NO2 गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए या NO गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन जो है अब नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस, ठीक है, कि ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट को, ठीक है, फेरस सल्फेट को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NO के साथ। तो यहाँ पे एक ब्राउन रिंग आपको टेस्ट ट्यूब पे ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। बहुत ही हम लोग तो ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में किए हुए हैं और बहुत ही केयरफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, बिकॉज सबका ब्राउन रिंग बनता नहीं है। तो व्हेन हम लोग जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमारे बैच में सबका पहली बार में ब्राउन रिंग बना भी नहीं था, बिकॉज आपको बहुत डेलिकेटली टेस्ट ट्यूब को पकड़ना कैसे ये सब हम लोग टीचर बताया करते थे, किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से FeSO4 को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, और फिर किस तरह से आपको मतलब कि रिएक्शन अपैरेटस को फॉलो करना है। तो और अगर हल्का सा भी आप शेक कर दिए ट्यूब को, तो जिसका ब्राउन रिंग बना भी हुआ है वो भी तुरंत क्या कर जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है इट इज डन विथ प्रायर, मतलब उसके लिए पूरा अपैरेटस जो है वो केयरफुली अपैरेटस को मतलब लिया जाता है और केयरफुली इसको किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए टेस्ट ट्यूब, नहीं तो आपका ब्राउन रिंग जो है वो घुल जाएगा पानी में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, तुरंत जो है सॉल्यूशन के अंदर ये घुल जाएगा। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में आप कुछ पूछ नहीं सकता है, एक तो ब्राउन रिंग का कॉम्पोजिशन पूछता है, तो इसमें ये याद रखिएगा दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग। दूसरा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, तो +1 ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी अब नहीं पूछेगा दोबारा। तो दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। इस ये हो गया कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगला जो प्रॉपर्टी होता है NO गैस का, NO गैस इज अ पैरामैग्नेटिक गैस, NO इज अ पैरामैग्नेटिक गैस, ठीक है। इट इज अ पैरामैग्नेटिक गैस एंड इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देख सकते हो कि तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास और 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑक्सीजन के पास है, तो इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और यहीं पे अगर हम लोग NO का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये NO का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें एक बॉन्ड जो है लोग इसको बोलते हैं कि इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक जो ऊपर में जो बॉन्ड बनता है इसको लोग बोलते हैं इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, या इसको बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये याद रखिएगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपसे अगर पूछ रहा है, तो दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इन NO गैस, ठीक है, NO गैस के अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है, तो तुम अगर इसका लेवाइस स्ट्रक्चर बना के समझोगे तो लेवाइस स्ट्रक्चर बना के क्लियर हो जाता है। मान लो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे दिखा दिए। नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मान लो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया। तो एक तो ये डबल बॉन्ड तो इसके शेयरिंग से बन जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। डबल बॉन्ड किसे शेयरिंग से बन जा रहा है, इसके शेयरिंग से बन जा रहा है। और फिर एक बॉन्ड जो बन रहा है उसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब कि साइड वाइज जो ओवरलैपिंग हो रहा है उसमें नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन वाले में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है दिस इज अ 3 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, दिस इज अ 3 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड। तो ये सब चीज केमिकल बॉन्डिंग में ही बता दिया जाता है, लेकिन यही भी नहीं भी बताया गया है, तो तुम लोग को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इतना चीज जो है आप लोग याद रखिएगा इन द नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दैट इज NO गैस। प्रिपरेशन में 2 ही मेथड है, एक N2+O2 को इलेक्ट्रिक स्पार्क दीजिए तो NO बनेगा, दूसरा NH3+O2 का अगर आप 750 से 900 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करते हैं 7 से 8 atm प्रेशर पे, तो NO गैस मिलेगा। NO गैस भी न्यूट्रल है लाइक N2O टुवर्ड्स लिटमस पेपर, ऑर्डर ये कलरलेस गैस है। इसके बाद अगर इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ब्राउन कलर का NO2 गैस निकलेगा। इसके अलावा ये ब्राउन रिंग टेस्ट शो करता है जहां पे इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो ब्राउन रिंग मिलता है। ब्राउन रिंग का कॉम्पोजिशन क्या होता है वगैरह वगैरह, और ब्राउन रिंग में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये क्वेश्चन आता है। चलो नोट करो इसको।
इसको हम लोग डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं। दिस गैस इज कॉल्ड एज डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या फिर इसको हम लोग नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड का मतलब क्या है? तो सेस्क्यू का मतलब अगर हम लोग बात करें, सेस्क्यू का सेस्क्यू मतलब क्या होता है? सेस्क्यू का मतलब होता है 1.5, 1.5 यानी कि 3/2। तो नाइट्रोजन यहाँ पे इसको N2O3 को हम लोग NO3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो NO3/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। पहला तो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक ही मेथड है, ठीक है, एंड दैट इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ AS2O3 विथ HNO3। ठीक है, जब हम लोग HNO3 का AS2O3 का ऑक्सीडेशन कर दे HNO3 के साथ, तो वहां पे एक प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट इज N2O3। ठीक है, तो HNO3 का रिएक्शन करा दो AS2O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या? H3ASO4 प्लस, ठीक है, प्लस N2O3। ठीक है, तो आर्सेनिक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, +5 स्टेट में चला जाता है, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको N2O3 यानी नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड जो है वो मिल जाता है। अब इसकी एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका याद रखना है प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज क्या है कि जब इसको तुम कंडेंस करोगे, when it is condensed at -30°C, it exists as a blue colored liquid, ठीक है, जब आप इसको -30°C पे कंडेंस करते हैं तो ये ब्लू कलर्ड लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसको रखते हैं, तो बेटा रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाता है। कौन से गैस में कन्वर्ट हो जाता है? NO+O2। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउन कलर्ड मिक्सचर तुमको मिल जाता है। रूम टेम्परेचर पे ये तुमको दिखेगा नहीं N2O3, रूम टेम्परेचर पे ये क्या कर जाएगा? NO+NO2 में डिकम्पोज हो जाएगा, और ब्राउन कलर्ड का एक मीडियम या ब्राउन कलर्ड का एक मिक्सचर जो है फॉर्म करेगा। ठीक है, ब्राउन कलर्ड मिक्सचर जो है ये तुम्हारा फॉर्म करेगा। तो इट इज अगर हम लोग बात करें, इट इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर इट ऑटोमेटिकली डिकम्पोजेज टू NO+NO2 गैस। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका पानी के साथ रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो पानी के साथ रिएक्शन करने पे ये बना लेता है एक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं HNO2, जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्लियर है सबको? जिसका नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड से अगर आप बोला जाए कि नाइट्रस एसिड से ही अगर पानी बाहर निकाल देते हैं तो आपको N2O3 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो कितना नाइट्रस एसिड लेना पड़ेगा? तो 2 मॉलिक्यूल नाइट्रस एसिड का लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर N2O3 को वापस H2O से रिएक्ट करा दे तो यहाँ पे भी आपको नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट N2O3। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी IIT पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखेंगे कैसे, तो आर्सेनिक ऑक्साइड का AS2O3 का हम लोग HNO3 के प्रेजेंस में क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो वहां से हमको क्या मिल जाता है? H3ASO4 मिल जाता है, और कौन सा गैस मिल जाता है भाई? N2O3 गैस मिल जाता है। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी में बात अगर की जाएगी तो -30°C जब इसको कंडेंस किया जाता है तो ये एक ब्लू कलर्ड का लिक्विड के फॉर्म में हमको मिलता है। रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करें तो ये डिकम्पोज कर जाता है और NO+NO2 फॉर्म करता है, जो कि एक ब्राउन कलर्ड मिक्सचर जो है फॉर्म करता है। और पानी के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है, यानी HNO2 का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो नोट करो फटाफट। हम लोग NO गैस को हीट कर दे, ठीक है, किसके साथ? N2O4 गैस के साथ। ठीक है, कितना डिग्री? 250 केल्विन पे। ठीक है, तो 250 केल्विन यही हो गया -23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
तो यहाँ पे भी N2O3 गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे भी N2O3 गैस का फॉर्मेशन होता है एज अ ब्लू कलर्ड लिक्विड, एज अ ब्लू कलर्ड लिक्विड, एज अ ब्लू कलर्ड लिक्विड। ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ N2O3, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनता है, डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ठीक है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, और सॉरी, हाँ एक मिनट, N N एक बॉन्ड यहाँ पे बना दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, दैट इज ऑक्सीजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। यहाँ पे यार ज्यादा से ज्यादा तुमसे क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछने पे आया, ठीक है, तो तुम लोग क्या बोलेगे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अगर मैं बात करूं तो ये +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, +3। बट क्या ये +3 एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या दोनों, क्योंकि यहाँ पे हमको इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिख रहा है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखता है, ठीक है, एक का +2 है एंड +4 है। तो ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्चुअली में +3। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछ रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O3, या सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट वो लिखा है, वो मेंशन नहीं कर रहा है कौन सा नाइट्रोजन है, तब तो +3 लिख देना, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट ऑप्शन में ये दे रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O3, और आपका मल्टीपल चॉइस है, तो यहाँ पे आपका आंसर +2 होगा एंड ऑप्शन जो है +4 होगा, ठीक है। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा सर +4 कैसे आया, तो ठीक है, तो बेसिक्स पे वर्क करने की जरूरत है। जिनको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया उनका बेसिक जो है पूरा हिला हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर से पूछ सकता है, वो पूछ सकता है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ पे कि क्या सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो याद रखिएगा कि ये मान लो हम L1 बोलते हैं, इसको हम लोग L2 बोलते हैं, और इसको अगर हम लोग L3 बोले, तो क्या यहाँ पे सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल है, यही क्वेश्चन पूछेगा, क्या सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल है, या कुछ बॉन्ड लेंथ एक जैसा है, कुछ बॉन्ड लेंथ अलग जैसा है। तो यहाँ याद रखिएगा कि L1 इज इक्वल टू L2 है, ठीक है, L1 इज इक्वल टू L2 है, एंड दे आर ग्रेटर देन व्हाट, दे आर ग्रेटर देन L3। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर याद रखिएगा, सिंपल एकदम, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है वो याद रखिएगा। क्यों हो रहा है भाई ऐसा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे अगर डीप में जाना चाह तो जा सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में इतना घुस सकता है, तो याद रखिएगा, नोट कर लो इसको। एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। एसिडिक इन नेचर, N2O3 इज एसिडिक गैस, ठीक है, N2O3 is acidic in nature, blue colored liquid, acidic in nature, structure वगैरह, प्रिपरेशन वगैरह सब बता दिए। डाई, ठीक है, नेक्स्ट गैस होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज NO2 गैस। तो सबसे पहले NO2 गैस में प्रिपरेशन देख लो। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले यार अपन लोग सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन देखेंगे, दैट इज द इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को लगभग 673 केल्विन पे अपन लोग हीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको NO2 गैस जो है वो फॉर्म होता हुआ दिखता है, ठीक है, यहाँ पे आपको NO2 गैस फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो एक ही मैं रिएक्शन बताऊंगा, लेड नाइट्रेट को हीट करिए,
तो आपको लेड ऑक्साइड NO2 और O2 मिलेगा। प्रिपरेशन के बाद अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक प्रॉपर्टी तो जग जाहिर हो चुका है ये कि ये एसिडिक है, पहली बात तो 100% एसिडिक गैस है। सेकेंड, ब्राउन कलर्ड का गैस है, कलर भी इसका हम लोग को मालूम चल चुका है कि ये ब्राउन कलर्ड का गैस है, ठीक है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर इस गैस लेड नाइट्रेट से लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको NO2 गैस मिलेगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टी पे आते हैं कि एसिडिक गैस होता है, ब्राउन कलर्ड का गैस होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो NO2 गैस को मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग -11 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, गैस को अगर आप कंडेंस करते हो तो ये कलरलेस सॉलिड में कंडेंस होगा एंड इन द फॉर्म ऑफ N2O4 गैस, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ N2O4 गैस। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे हम लोग को दो एसिड का मिक्सचर मिलता है, एक तो HNO2 और एक HNO3, दोनों का मिक्सचर हमको मिलता है, ठीक है। HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रॉपर्टी की है, पैरामैग्नेटिक गैस है, इट इज अ पैरामैग्नेटिक गैस। और इसके अंदर भी आप बोल सकते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये भी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग सभी लोग को मालूम है कि इट इज इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं। यही अगर हम N2O4 की बात करें, ठीक है, NO2 गैस इज पैरामैग्नेटिक गैस, लेकिन अगर मैं N2O4 की बात करूं तो N2O4 इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। N2O4 जो है इट इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। N2O4 जो है ये आपका डाईमैग्नेटिक होता है। तो अगर N2O4 की स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दूं तो यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। एंड सिंगल बॉन्ड एंड ये बना लिया, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड N2O4। N2O4 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओनली NO2 कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखिए। डाई नाइट्रोजन पेंटो, ठीक है, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, दैट इज N2O5। सबसे पहले प्रिपरेशन का मेथड देख लेते हैं। एक मेथड है कि आप HNO3 का रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, P4O10 के साथ। तो जब भी आप HNO3 का रिएक्शन करेंगे P4O10 के साथ तो यहाँ पे आपको मिलेगा N2O5 प्लस, ठीक है, एक कंपाउंड मिलेगा दैट इज HPO3। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि अगर आप AgNO3 से ड्राई Cl2 गैस पास करा दीजिए, ड्राई Cl2 गैस पास करा दीजिए तो यहाँ पे आपको AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, साथ में N2O5 मिलेगा और साथ में आपको O2 गैस भी रिलीज होता हुआ दिखेगा। तो ये दो मेथड जो है आप याद रखिएगा। प्रॉपर्टी जो है अगर हम लोग बात करते हैं N2O5 की, तो प्रॉपर्टी जो है कि ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड 8 रूम टेम्परेचर, ठीक है, 8 रूम टेम्परेचर पे ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन का सॉलिड है, ठीक है, व्हाइट कलर का सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं N2O5 को वाटर के साथ ट्रीट करूं तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे एकदम एक ही एसिड मिलेगा, दैट एसिड विल बी नाइट्रिक एसिड। वो एसिड जो आपको मिलेगा दैट इज अ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है, वो एसिड जो आपको मिलेगा दैट इज नाइट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पहले तो बना लो कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे भी N डबल बॉन्ड हो दिखा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन दिखा दो, इनके बीच में एक ऑक्सीजन ब्रिज फॉर्म में रहेगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की, तो दिस बॉन्ड इज L1, दिस बॉन्ड इज L2, दिस बॉन्ड इज L3, दिस बॉन्ड इज L4। तो 100% यार L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L4 रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस बॉन्ड लेंथ की, दैट इज L5, तो L5 जो है ये इन सब के बराबर नहीं होगा।
अब रहा बात कि L5 छोटा होगा कि L5 बड़ा होगा, क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ एंड L5 वो बड़ा होगा बड़ा या होगा। छोटा होगा, क्या बोलोगे? 100% बड़ा होगा, वेरी गुड। तो L5 is the longest bond and it is greater than L1, L2, L3 and L4। रहा बात यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप क्या काउंट करोगे? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? यहाँ पे ऑक्सीजन देना भूल गए थे। अगर तुमसे कोई पूछता है कि N2O5 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बोलोगे जी? जल्दी sp2 बताओ। sp2 sp2। इतना डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गलती होगा, ठीक है। इट इज 100% sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये N2O5 में हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है इसके स्ट्रक्चर में? और तो इसके आगे बस बॉन्ड लेंथ ज्यादा से ज्यादा पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसका कि व्हेन N2O5 is treated with ठीक है NaCl solution, the ionic reaction takes place, ठीक है, the ionic reaction takes place, ठीक है, which proves that N2O5 solid, ठीक है, is ionic in nature, सॉरी, जो कि प्रूफ करता है क्या कि N2O5 का जो सॉलिड है वो आयनिक इन नेचर में है, ठीक है। तो हम लोग अगर हमसे कोई पूछता है कि जैसे हम लोग PCl5 का पढ़े थे सुबह में कि PCl5 का सॉलिड का कॉम्बिनेशन क्या होता था, बताओ जल्दी। PCl6 plus PCl4 PCl4 minus PCl6 प्लस नहीं, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। तो N2O5 का भी ऐसे ही कॉम्पोजिशन होगा, क्योंकि अगर मैं N2O5 को रिएक्ट कराता हूं, किसके साथ रिएक्ट कराता हूं? NaCl के साथ रिएक्ट कराता हूं, ठीक है। तो NaCl के साथ इसको रिएक्ट कराने पे हम लोग को मिलता है NaNO3 प्लस NO2Cl, ठीक है, प्लस NO2Cl। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब हम N2O5 को NaCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक आयनिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे एक आयनिक रिएक्शन होता है जो कि प्रूफ करता है क्या? जो कि प्रूफ करता है, खुद देखो, रिएक्शन देख के ही तुमको कॉम्पोजिशन मालूम चल जाना चाहिए, रिएक्शन देखकर ही तुमको कॉम्पोजिशन मालूम चल जाना चाहिए कि हाँ सर यहाँ पे एक आयन NO3 माइनस है और एक आयन क्या है NO2 प्लस है, दिख रहा है ना सबको? yes अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा यार? अगर कोई हमसे पूछता है कि सॉलिड N2O5 का कॉम्पोजिशन क्या होगा, तो हम 100% सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि ये NO2 प्लस और NO3 माइनस यही है। समझ रहे हो बात को? NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड N2O5, याद रखिएगा इस, ठीक है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड N2O5। स्ट्रक्चर हम लोग देख ही चुके हैं, और N2O5 भी एसिडिक होता है। N2O5 इज ऑल्सो, ठीक है, पॉइंट नंबर कितना 4, N2O5 इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, N2O5 भी एसिडिक होगा। क्लियर है सबको? ये चीज याद रहेगा। yes sir अब आंख बंद कर लेना, नोट्स मत देखना। आप तुझे अगला जो कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज NH3, दैट इज अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया गैस की जो स्टडी हम लोग करते हैं, तो अमोनिया गैस की स्टडी में सबसे पहले प्रिपरेशन पे आएंगे और इसका प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन में जो मेथड आपको पढ़ना है दैट इज विद द हेल्प ऑफ यूरिया। तो यूरिया जो है, अगर हम लोग यूरिया लें, ठीक है, अगर हम लोग यूरिया लें, जैसे यूरिया को इस तरह से लिखो NH2CONH2, ठीक है। अगर यूरिया को हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो इन दैट केस अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो कि फाइनली आपका NH3, ठीक है, NH3 वाटर एंड CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो यूरिया जो है, यूरिया का अगर हम बात करें डिग्रेडेशन से, यूरिया जो है फर्टिलाइजर्स में भी प्रेजेंट होता है। तो सॉइल के अंदर इस तरह से अमोनिया गैस जो है बाहर निकलता है। जब सॉइल में जो यूरिया हम लोग डालते हैं तो फाइनली वहां से वो डिग्रेड होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके,
और NH3 वाटर CO2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेकेंड जो इसका प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट से भी अपन लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भाई, मान लो अगर हम लोग अमोनियम सॉल्ट में अगर हम लोग NH4Cl ले लिया और NH4Cl को मान लो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिए, तो यहाँ पे 100% आपको जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा H2O देन CaCl2। इसी तरह से अगर हम लोग मान लो NH4 होल ट्वाइस SO4 और एक और बेस ले लिए जैसे काउस्टिक सोडा ले लिए, NaOH ले लिए, तो यहाँ से भी आपको NH3 देन आपको अगर हम लोग बात करें H2O एंड Na2SO4 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से अमोनियम का सॉल्ट्स को अगर आप बेस के साथ ट्रीट करते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH KOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे आपको अमोनियम सॉल्ट मिलता है। लार्ज स्केल पे अगर हम लोग बात करें तो लार्ज स्केल पे इसको एक प्रोसेस से बनाया जाता है जिस प्रोसेस का नाम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या है यार, हेबर्स प्रोसेस। लार्ज स्केल पे इसको हम लोग जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का जो नाम है उसको हम लोग हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, N2 और H2 का रिएक्शन कराते हैं और हम लोग NH3 बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है रिएक्शन का कंडीशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है यार रिएक्शन का कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन का कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग जो कैटलिस्ट सबसे पहले यूज करते हैं दैट कैटलिस्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं Fe2O3, Al2O3 और K2O। ये याद रखिएगा, पूछ लेगा डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड K2O, ठीक है, एंड K2O, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड K2O। पहले जो कैटलिस्ट यूज होता था वो होता था आयरन ऑक्साइड एंड मॉलिब्डेनम एज प्रमोटर, ठीक है। पहले जो था, अब नहीं यूज होता है। पहले हम लोग Fe2O3 और मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम यूज करते थे। इट इज यूज्ड अर्लियर, ठीक है, अभी नहीं यूज होता है, इट इज यूज्ड अर्लियर, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस। अब यूज नहीं करते हैं इसको, ठीक है ना, इसलिए इसको याद नहीं रखना है, बस बता दिए कि पहले ये यूज होता था अब यूज नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, यहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का डिमांड जो है वो ली चैटलियस प्रिंसिपल से समझ में आ जाता है। हाई प्रेशर तो कितना हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर, मतलब लगभग मान के तुम लोग चलो कि 200 ATM प्रेशर जो है अप्लाई हम लोग यहाँ पे करते हैं, 200 ATM प्रेशर जो है यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, और टेम्परेचर लगभग मान के चलो 700 केल्विन का टेम्परेचर जो है अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे यार रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, हेबर्स प्रोसेस नाम याद रखना है कि अमोनिया का फॉर्मेशन का जो कमर्शियल यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो हेबर्स प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको हेबर्स प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। कैटलिस्ट जो यूज करेंगे दैट इज Fe2O3, Al2O3, K2O। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यहाँ पे एम्प्लॉय आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, इसके अगर हम अलावा प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग बात करें तो कलरलेस गैस होता है, इट इज अ कलरलेस गैस। दूसरा, इसका स्मेल थोड़ा सा सफोकेटिंग होता है, पंजेंट स्मेल होता है, नाक जो है तुम्हारा जलने लगेगा, इतना पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है। तो इसका स्मेल जो होता है इट इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करें कि ये पंजेंट स्मेलिंग गैस है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ये तो पता ही है हम लोग को कि ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसके बाद अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो 100% इट इज सॉल्युबल, 100% इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एंड its aqueous solution is weakly basic due to the formation of OH minus ion। इसका एक्वा सोल्यूशन जो होता है वो वीकली बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसका एक्वा सोल्यूशन लोगे दैट इज NH3 प्लस H2O तो 100% यहाँ पे बन जाएगा क्या, NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो OH माइनस के फॉर्मेशन के कारण ये इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। ये नया कोई बात नहीं, हम लोग को पता है कि NH3 जो है एक बेसिक गैस है। इसके बाद ये एसिड्स के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि अगर मान लो इसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं हम लोग तो ये फॉर्म करेगा क्या, NH4Cl। मान लो इसको हम लोग H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये फॉर्म करेगा क्या,
क्योंकि एक बेसिक गैस है तो ये फॉर्म करेगा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है ये NH3 गैस इट कैन बी यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ सम मेटल्स, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ सम मेटल्स या सम मेटल आयंस लाइक कौन को, हाँ भाई, अब जो एक्सपेरिमेंट किए थे बताओ जी, स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए थे ना, कौन कौन सा मेटल आयंस को क्या नाम है इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच मेटल आयंस कैन बी आइडेंटिफाइड। NaOH लिए थे। हाँ Ag प्लस, बोलो Ag प्लस, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, रिएक्शन नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग किसको किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो Ag प्लस के अलावा हम लोग कॉपर 2 प्लस, हाँ Ag प्लस और कॉपर 2 प्लस को अमोनिया के साथ हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मान लो कॉपर 2 प्लस का कोई एक्वा सोल्यूशन तुम लिए हो और NH3 के साथ इसको ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स कॉपर का, और इसका हमको बस कलर बता दीजिए कि इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये आयन यूज किया गया है। इट इज कलरलेस व्हाइट होता है, वाह रे वाह, इट इज अ डीप ब्लू कलर, ठीक है, डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। ये डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशन का आपको ये देता है, जिससे पता चलता है कि द आयन विल बी कॉपर 2 प्लस आयन। इसी तरह से अगर मान लो कि हमारे पास Ag प्लस का आयन है, इसी तरह मान लो हमारे पास Ag प्लस का आयन है, तो Ag प्लस का आयन को अगर हम Cl माइनस के साथ ट्रीट करते तो मालूम है कि AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये AgCl का जो व्हाइट पीपीटी होता है, इसका खास बात क्या है कि ये एक्वस NH3 में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। AgCl प्रेसिपिटेट forms a soluble complex in aqueous NH3 के अंदर अगर हम लोग बात करें aqueous NH3 के अंदर ये एक soluble complex बनाता है। अब ये जो soluble complex बनाएगा उसका रिएक्शन क्या होगा भाई, तो सिंपल रिएक्शन है AgCl, ये हो गया यार NH3 aqueous, ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा that complex will be AgNH3 होल ट्वाइस, और बाहर में लगा दो यार Cl। ये जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा व्हाइट पीपीटी जो है ये सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि ये कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। कॉपर के साथ ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, AgCl का जो पीपीटी होता है इट इज सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, एंड सॉल्युबल होने के बाद एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। तो ये भी एक अमोनिया का बहुत ही बेहतरीन यूज है कि अमोनिया गैस जो है इट कैन बी यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ सम रेडिकल्स दैट इज कॉपर 2 प्लस आयन एंड Ag प्लस आयन। तो ये भी इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी है। चलो यार इतना पहले नोट कर लो, कहां से था, यहां से था ना जी, लिख लेना कि NH3 गैस precipitates the metal hydroxides from their salts. NH3 gas precipitates the metal hydroxides from their salts. तो अगर बेटा NH3 गैस है ना, तो ये अगर मान लो इसको मैं रिएक्ट करा दूं ZnSO4 के सोल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे यार एक्वस NH3 अगर अपन लोग लिए हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसका व्हाइट पीपीटी तुमको मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, और बाकी जो बनना है वो तो बनेगा ही NH4 ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग आयरन का एक केस याद रखना कि अगर ये आयरन के सॉल्ट FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे यार Fe2O3.XH2O, ठीक है, और साथ में NH4Cl, इसका कलर कोई बताएगा क्या होगा Fe2O3.XH2O का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ब्राउन कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। वाह रे वाह वाह, गजब, कलरलेस पीपीटी बनाएगा, गजब, ब्राउन कलर का पीपीटी बनाएगा। इसके अलावा यूजेस ऑफ NH3 याद रखना, ठीक है, यूजेस ऑफ NH3, एक तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कोई फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा यार फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड को जब बनाएंगे तब देखना अमोनिया का यूज करेंगे।
प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के अलावा लिक्विड NH3 जो होता है, लिक्विड NH3 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो ये यूजेस जो है आप लोग NH3 का याद रखिएगा। इसके साथ NH3 खत्म होता है, नोट कर लो ये पेज। देखो हेडिंग डाल दो ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सी या ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। इसमें यार सारा एसिड जो है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे यार जो एसिड, उसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला कोई बताएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का? इसका फॉर्मूला होगा H3PO2। एक बार बता दिया, याद रखना। स्ट्रक्चर जो है सिंपल है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि इसका अगर हम लोग एन फैक्टर की बात करें, एन फैक्टर ऑफ H3PO2, तो ये कितना होता है बेटा? 1 होता है। एन फैक्टर का मतलब हम किससे? बेसिसिटी ऑफ द एसिड से, बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो इट इज इक्वल टू 1। हाँ, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, ठीक है, वेरी गुड। अगर हम H3PO2 को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा, दैट इज NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा, ठीक है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसके आगे फर्दर एक ही मोल NaOH से ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके फर्दर दूसरा मोल लोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब इसके पास कोई भी रिप्लेसेबल H प्लस नहीं है। क्लियर है सबको ये चीज? यस। यानी NaH2PO2 का रिएक्शन NaOH के साथ फर्दर कराने की कोशिश कीजिएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर गिन लो यार। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देख कर ही क्या बताओगे, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? 4 - 3, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा फॉस्फोरस का? +1। उसके बाद क्या पूछ सकता है यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताओ जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन में क्या? कितना बड़ा सवाल पूछ दिया तुमको। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा यहाँ? sp3 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। नाम पूछता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला दे देगा तो उसको पता है कि सब +1 मार के आएगा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड देंगे तो कोई नहीं मार के आ पाएगा, ठीक है, इसलिए नाम याद रखना। ये हो गया तुम्हारा पहला ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो रिप्लेसेबल H प्लस, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको ऑक्सी एसिड बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो एसिड होगा उसका नाम होगा फॉस्फोरस एसिड, उसका नाम होगा फॉस्फोरस एसिड, उसका जो नाम होगा दैट इज फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट जो एसिड होगा उसका नाम होगा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल H प्लस तुमको मिलेगा, 2 रिप्लेसेबल H प्लस मिलेगा, ठीक है। मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर का बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस यहाँ पे कितना दिख रहा है जी? गिन लो, 1 2 3 4 -1, यानी कि +3। जल्दी बोलो। हाइब्रिडाइजेशन जो अगर हम लोग बात करें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा? तो ये भी sp3 होगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। ये H3PO3 जो है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ये NaH2PO3 भी बना सकता है, और फिर NaH2PO3 ये भी NaOH के साथ रिएक्ट करके, एक और मोल के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, एक और मोल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना सकता है? Na2HPO3 प्लस वाटर, ठीक है। इसके बाद अगर तुम Na2HPO3 प्लस NaOH करोगे तो सीधा सा बात है कि इसके पास 2 ही रिप्लेसेबल H प्लस था, तो तुमने 2 मोल H प्लस से इसका रिएक्शन करा दिया है, तो 2 मोल H प्लस से रिएक्शन करा दिया है, तो अब ये रिएक्ट नहीं करने वाला है। कहने का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो सॉल्ट बना है ये एक एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन ये वाला जो सॉल्ट बना है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्ट है तो ये आपका NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला हो गया H3PO3। नेक्स्ट जो एसिड आएगा, ठीक है, देखते तो लोग कितना याद रखता है। नेक्स्ट जो एसिड आएगा उसका नाम होगा पायरोफॉस्फोरस एसिड।
पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरो का मतलब होता है हीट, पायरो का मतलब होता है हीट। तो अगर तुम दो फॉस्फोरस एसिड का मॉलिक्यूल लेते हो, मान लो तुम दो फॉस्फोरस एसिड का मॉलिक्यूल लेते हो, एक मॉलिक्यूल और ये हो गया तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल, ओके। तो यहां पे जब तुम इसको हीट करोगे ना, यहां पे जब तुम इसको हीट करोगे तो हीट करने पे जाहिर सा बात है वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, हीट करोगे तो वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, और जो नया एसिड तुमको मिलेगा, जो नया एसिड आपको मिलेगा, वो एसिड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, वो एसिड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसी एसिड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड बोल रहे हैं। दिस इज योर पायरोफॉस्फोरस एसिड, यही एसिड जो है आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड है। अब आप ध्यान से देखो कि तुमसे यहां पे क्या सवाल पूछ सकता है कि पायरोफॉस्फोरस एसिड, पहले फॉर्मूला लिख लो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो क्या बोलोगे यार, फॉर्मूला क्या है पायरोफॉस्फोरस एसिड का, जल्दी बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला। H4P2, H4P2, ऑक्सीजन कितना है गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 है कि 6 है, 5 5 है। तो H4P2O5, ठीक है, यानी कि दो H2PO3 को मिलाएं, दो H2PO3 को मिलाएं और एक मोल वाटर बाहर निकाल दिए, जो एसिड बना दैट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे एक ही चीज पूछता है, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स इन H4P2O5, 100% कितना होगा जी ये, 1। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से बताओ, +3, ये भी +3। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन, सर ये सब तो हम लोग महारत हासिल कर लिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3, यही पूछ देगा एग्जाम में, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरस एसिड, फार्मूला नहीं देगा, या फार्मूला दे भी गया तो बहुत लोग sp3 नहीं मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इज sp3, और इसमें कुछ खास पूछने लायक है नहीं, बाकी कंटेंस 1 पीओपी बॉन्ड्स, 1 पॉप बॉन्ड्स, ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक और एसिड हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड, उसको हम लोग नाम देंगे फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरिक एसिड, या इसको हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला तो लोग बता ही सकते हो, क्या होगा इसका फॉर्मूला जी, H3PO4 H3PO4। लिखने के बाद बताइएगा, स्ट्रक्चर बना दिए हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कितना हो जाएगा 8 - 3 यानी +5, इसके अलावा n फैक्टर कितना हो जाएगा जी 3, क्लियर है सबको। यानी कि अगर मैं यहां बात करता हूं NaH2PO4 का, ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। फिर Na2HPO4, ये भी क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। और फिर Na3PO4, ठीक है, ये तो नॉन न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, क्लियर है सबको ये चीज। yes Yes, sir. ठीक है, इसके बारे में एक प्रॉपर्टी याद रखना कि H3PO4 जो होता है, H3PO4 इज हाईली विस्कस। H3PO4 का जो एसिड होता है, इट इज हाईली विस्कस लिक्विड। पूछेगा हाईली विस्कस क्यों है, हाईली विस्कस क्यों है, बहुत ज्यादा गाढ़ा क्यों है, तो हाईली विस्कस इसलिए है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है। तो तुमको पता है कि P डबल बॉन्ड O है, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अगर हम लोग बात करें, तो ये बहुत ही गाढ़ा लिक्विड बन जाता है। पूछ लेगा व्हाई H3PO4 इज हाईली विस्कस, बस एक ही जान मार देना कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा। कितना एसिड हो गया भाई, कितना एसिड पढ़ लिए, कौन सा नंबर का एसिड था, चौथा।
अगला जो एसिड होगा पांचवा, इसको हम लोग बोलेंगे पाइरो। सर पाइरो आ गया। फॉस्फोरिक, सर समझ गए हम लोग। क्या करेंगे यार पाइरोफॉस्फोरिक एसिड में? दो इसका फॉस्फोरिक दो मॉलिक्यूल लेके हीट मार देंगे। कर देंगे। हाँ सर। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड का दो मॉलिक्यूल लीजिए और हीट मार दीजिए, गर्म कर दीजिए। एक मॉलिक्यूल ले लिए, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल, और इसको हीट मार दिए। हीट मारने के बाद पानी निकला। पानी निकलने के बाद तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना वो बना पी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया OH, ये हो गया तुम्हारा OH, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, ये हो गया P डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज OH। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार? अगेन H4P2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 ऑक्सीजन हो जाएगा, H4P2O7। हाँ भाई, H4P2O7 हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं रहेगा, +5 रहेगा। पीओपी बॉन्ड्स की बात की जाए, पीओपी बॉन्ड्स की बात की जाए, वो 1 रहेगा। यहाँ पे पीओएच बॉन्ड एक नया पूछ सकता है, पीओएच बॉन्ड्स इन H4P2O7, ये कितना हो जाएगा जी? 4। अगर मान लो मैं तुमसे पूछता कि यार पीओएच बॉन्ड्स इन H4P2O5 कितना था? 2। पाइरोफॉस्फोरस एसिड में कितना था? 2 था। 2। हाँ चलो याद है, ठीक है। तो पाइरोफॉस्फोरस एसिड में अगर हम लोग बात करें, फिर अगर हम बात करें पीएच बॉन्ड्स इन H4P2O7 कितना होगा? 3 6 6। गजब, 0। कहाँ पीएच बॉन्ड दिख रहा है जी तुमको? हाँ तो तुम 6 देख ली भाई, पीएच बॉन्ड। और अगर मान लो पूछ लेता पीएच बॉन्ड्स इन H4P2O5 कितना था पीएच बॉन्ड H4P2O5 में? जल्दी बताइएगा। 2 था, ठीक है। इसका एन फैक्टर पूछ लेगा, एन फैक्टर कितना होगा इसका? 4 टेट्रा बेसिक। 4 है। हाँ टेट्रा बेसिक है, गजब गौरव, मजा आ गया। ठीक है, इट इज अ टेट्रा बेसिक एसिड, वेरी गुड, इट इज अ टेट्रा बेसिक एसिड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तुम्हारा जो ये वाला एसिड था पाइरोफॉस्फोरस एसिड, यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? तुम क्या बोलोगे? इट इज अ डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक। सब एग्जाम में लिख देगा H4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पाइरोफॉस्फोरस एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। अब जिसको स्ट्रक्चर मालूम है वो सब लिख देगा, जिसको स्ट्रक्चर मालूम नहीं है वो कुछ भी लिख नहीं पाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि H4P2O7। क्लियर सबको ये चीज? जल्दी बोलो। यस सर। अब देखिए, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड के बाद अगला जो एसिड होगा, छठा नंबर वाला एसिड, वो होगा H4P2O6। H4P2O5 का नाम क्या था? H4P2O5 का नाम क्या था? पाइरोफॉस्फोरस। ठीक है। H4P2O6 इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6 का नाम होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर यहां समझ में आ रहा है कि P डबल बॉन्ड O, ये मतलब ऐसे बनाते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर था? पाइरो का स्ट्रक्चर था, पाइरोफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर था, है ना जी। अब इसमें से एक ऑक्सीजन बीच वाला बाहर निकाल दो, तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना लो, OH PP के बीच बॉन्ड बना लो। समझ रहे हो बात को? ये हो गया H4P2O6। एन फैक्टर तो 4 ही रहा। पूछेगा क्या इसमें पीओपी बॉन्ड्स है? क्या बोलोगे? नो सर। नहीं है, पीपी बॉन्ड्स है बेटा यहाँ पे, पीपी बॉन्ड्स है बेटा यहाँ पे, ठीक है। पीओएच बॉन्ड्स कितना? 4। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3। ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ तो? 4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +4, ठीक है।
क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सातवां एसिड जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा HPO3। अगर मुझे HPO3 का सिर्फ स्ट्रक्चर लिखना होता तो मेरे लिए बायां हाथ का खेल था। ठीक है, ये हो गया HPO3, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन मेटा फॉस्फोरिक एसिड जो है ये साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन साइक्लिक, ठीक है, ट्राइमर या ट्राइमेरिक फॉर्म। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है यार थोड़ा मैं बता देता हूं। 3 ठो मॉलिक्यूल लगेगा, तो 3 मॉलिक्यूल जब इसका ले लोगे तुम तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां फॉस्फोरस, यहां फॉस्फोरस, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। अब सारा कार्बन पे एक OH, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH और एक तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तुमसे पूछेगा कि ये जो फॉर्मूला हुआ इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? देखो तो यार क्या फॉर्मूला हो रहा है इसका। प्राइमरिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है ना जी। Yes. लिख सकते हैं HPO3, 9 ऑक्सीजन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, HPO3 का होल ट्राइस। ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड का साइक्लिक फॉर्म हो गया। पूछ देगा इसमें नंबर ऑफ POP बॉन्ड बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ POP बॉन्ड जल्दी बताइए। 3. 3 POP बॉन्ड्स है, 3 POP बॉन्ड्स है। ठीक है, POH कितना है? ये भी 3 है ना जी। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन तुम लोगों को क्लास 11 में बताया गया होगा कि सोडियम सॉल्ट जो होता है हाइड्रोजन के चैप्टर में, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर व्हाट? बताओ तो थोड़ा। मेटा फॉस्फोरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट किसके लिए यूज किया जाता है? मेटलर्जी। मेटलर्जी। वाह रे वाह, नहीं याद है सर। गजब। नहीं याद है सर। मेटलर्जी 11 में मेटलर्जी पढ़ी थी। सोडियम सॉल्ट phosphoric acid is used to remove the permanent hardness वाह. of water। ठीक है, एक कंपाउंड तुम लोग पढ़े होगे जिसका नाम था NaPO3 का होल 6, जिसको हम लोग बोलते थे कैलगॉन। याद आया? Yes, sir. Hardness of नहीं water. सर, हम लोग घोर नालायक आदमी है। वाटर हार्डनेस के लिए कैलगन का यूज करते हैं सर। हम लोग को कुछ, आप लोग ये सब कैसे आज सोच लेते कि हम लोग को याद रहेगा? चलो यार, इतना स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद एक सवाल पूछते हैं। हम पूछे अगर विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन बना दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स कंटेन्स POP बॉन्ड्स। ऑप्शन दे दिए H4P2O5, दूसरा H4P2O7, तीसरा HPO3 होल थ्राइस, चौथा H4P2O6। So 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 3 sir. सर हमको सब लग रहा है सर। पहला दूसरा तीसरा. हाँ सर 1 2 और 3 होगा। 4 भी लग रहा था किसी को जी? आंसर बताओ फाइनल, देखे कितना याद है तुम लोगों को। So 1 2 3 1 2 3. पहला दूसरा तीसरा. कंफर्म. पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि इसके अंदर अभी हम लोग पढ़े हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नाम के साथ याद रखना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता था? P.
इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता था? PP बॉन्ड्स। इसमें कौन सा बॉन्ड होता था? PP बॉन्ड्स प्रेजेंट होता था। चलिए भैया, आप लोग एक साथ फास्फोरस का सारा ऑक्सी एसिड देख लिए हैं, ठीक है। अब आप लोग को अच्छा अच्छा फील हो रहा होगा थोड़ा। चलिए भाई, कहां से स्टार्ट करना था? यहीं से था ना? चलो नोट कर लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबका नोट कर हो गया। सर आपका आवाज नहीं आ 3PO2 आवाज आ रहा है अब? यस हाँ सर। जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, आवाज आ रहा है। मैं बोल रहा था कि सबका एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो याद रखिए। जैसे व्हाइट फास्फोरस को अल्कली यानी NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, इन दैट केस यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट H3PO2। H3PO2 के बारे में जानकारी ये है कि H3PO2 के अंदर 2 ठो pH बॉन्ड रहता है, 2 pH बॉन्ड्स रहता है, जिसकी वजह से इट बिहेव्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी वजह से इट बिहेव्स एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इसका एक रिएक्शन अगर मान लो आपको दें कि मान लो इसका रिएक्शन हम लोग AgNO3 के साथ कर दें, तो ये AgNO3 से रिएक्ट करके Ag+1 को Ag में रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। Ag में क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। और खुद ये ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा किसमें? खुद ये ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा H3PO, ठीक है, H3PO4 में, ठीक है, H3PO4 में खुद ये ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा H3PO4 में। तो कोई बोलता है कि बेस्ट ऐसा एसिड जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो, ऐसा ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिसके पास 2 pH बॉन्ड्स प्रेजेंट है H3PO2 में, तो H3PO2 जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और ये मेटल्स जैसे AgNO3 को Ag+1 से Ag में क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से अगर हम लोग मान लो एक और एसिड देखे थे, ये तो तुम्हारा H3PO2 था। H3PO2 को एक और नाम याद रखना। एक तो नाम हमने बोला था इसका हाइपोफॉस्फोरस, इसको हम लोग फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फेनिक एसिड। ये नहीं कि एग्जाम में फॉस्फेनिक एसिड दे दिया तो तुम लोग भांगड़ा करने लगो, ठीक है। H3PO2 का 2 नाम है। एक नाम तुम लोगों को पता है, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और एक नाम है फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। दोनों में तो कोई भी नाम एग्जाम में दे, मस्त लिख देना। फिर अगला है H3PO3। H3PO3 का नाम क्या था? फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम था फॉस्फोरस एसिड, इसको ऑर्थोफॉस्फोरस भी बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है, जैसे कि H3PO2 को फॉस्फेनिक बोले थे, इसको फॉस्फोनिक भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी याद रखिएगा कि P2O3 को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज कर दें, ठीक है, तो इन दैट केस ये बना लेता है H3PO3। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो है, आपको याद रखना है कि H3PO3, ठीक है, H3PO3 shows disproportionation reaction, ठीक है। H3PO3 shows disproportionation on heating। जब आप इसको हीट करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि H3PO3 को जब अपन लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे ये डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है, H3PO4 और PH3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ -3 है। तो याद रखिएगा कि ऐसा ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस जो कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, दैट एसिड इज फॉस्फोनिक एसिड, दैट एसिड इज phosphorus acid, that acid is ortho वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। H3PO2 के बारे में याद रखिएगा कि इट इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये सारा H4P2O6, इसका नाम क्या था? H4P2O6 का बिना देखे बताइए।
H4P2O6 का नाम क्या था? अब देखना So metaphosphoric acid. H4P2O6 मेटाफॉस्फोरिक नहीं था, ये था हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सिंपल है, रेड फॉस्फोरस और अल्कली के साथ, ठीक है, रेड फॉस्फोरस और अल्कली के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे आपका H4P2O6 मिलता है, ठीक है। नाम एकदम नाम पे पकड़ होना चाहिए बेटा, नाम पे पकड़ नहीं है दिक्कत होगा। H4P2O5 का नाम बताइए जल्दी। phosphorus acid. Hypo. पायरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, पायरोफॉस्फोरस PCl3 प्लस H3PO3, इसका रिएक्शन से बन सकता है H4P2O5, ठीक है। फिर अगर मैं तुमसे पूछूं H3PO4 का नाम तो पता ही है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। तो जब तुम P4O10 को हाइड्रोलाइज कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा H3PO4 मिलेगा। इसके बाद मान लो मैं बोलूं H4P2O7, इसका नाम क्या था? पायरोफॉस्फोरिक, ठीक है। तो पायरोफॉस्फोरिक कैसे बनेगा? तो सिंपली आप H3PO4 को अगर हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और तुमको मिलेगा H4P2O7, ठीक है। H3PO4 को हीट करिएगा तो H4P2O7 मिलेगा। और लास्ट में HPO3 होल थ्राइस, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड के केस में आप क्या करेंगे? आप ले लेंगे मान लो फॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO3 और Br2, और इसको हीट करना है आपको सील्ड ट्यूब में, इसको हीट करना है आपको सील्ड ट्यूब में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा HPO3 होल थ्राइस। सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक एक लाइन में एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में कोई सा भी आता है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो, कहां से था यार?